आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि प्रत्येक रविवार को कोई न कोई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और कोशिश करता हूँ कि आऊँ भी। कुछ विशेष परिस्थिति की वजह से ही नहीं आ सकते हैं, नहीं तो लगातार आ रहे हैं। मेरा नाम रामलखन प्रसाद है। मैं सुपौल जिला के निर्मली अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत वार्ड 6 कृष्णा नगर मोहल्ला में निवास करता हूँ। वकालत के क्षेत्र में मेरा यह 30वां वर्ष है। मैंने यह बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया कि कुछ न कुछ जानकारी लोगों के बीच लेकर जाना चाहिए, जो जनहित का सवाल है। लोगों को जो भी सुविधा मिल सके उस सुविधा पर अपना जो है विचार व्यक्त करना चाहिए। तो यही सोच के मैं आप लोगों को बहुत पहले सूचना दे दिया था कि मैंने आज शाम 8 बजे फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब चैनल पर आपसे रूबरू हो जाऊंगा और अब हो भी गया हूं। आज का कुछ विषय है, हमारे कई यहाँ विद्वानगण, कई दर्शक जानकार भी यहाँ बैठे हुए हैं। उन लोगों का भी कुछ सवाल है, वो भी कुछ सवाल करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। इधर आपको अगर कुछ लगे तो आप मेरे इस लाइव में अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं भरसक जानकारी के मुताबिक उसका उत्तर निश्चित रूप से देने का प्रयास करूंगा और लगता है कि उसमें कमी नहीं होगी और आप भी एक्टिव हैं, एक्टिव रहते हैं। मेरे चैनल को आप जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और ये जो मेरा पर्सनल ये अकाउंट है फेसबुक का, इस पर मैं जुड़ा हूँ और एक सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ एक अलग अकाउंट मेरा खुला हुआ है। आप लोग धीरे धीरे उससे जुड़ेंगे और उसी पर मैं लगातार आऊँगा। अभी तत्काल इससे ही हम आपसे संबद्ध हो गए हैं और हम तमाम जुड़े हुए लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी बात को आप निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको लगेगा कि यह अच्छी बात है, कुछ जानकारी मिल रही है, तो हमारे इस अकाउंट को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम अत्यधिक मेहनत आगे भी करेंगे, आपके बीच आते रहेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। और आप जब भी सवाल करेंगे तो अपनी क्षमता और जानकारी के मुताबिक अपनी बात हम आपके पास तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत आपका आभार। मैं उपस्थित हूं रामलखन प्रसाद, अधिवक्ता, सह नोटरी पब्लिक, निर्मली अनुमंडल न्यायालय और सुपौल जिला न्यायालय से संबद्ध हूँ, आपके बीच हूँ। अब मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो सवाल है इस पर हमारे मित्रगण क्या क्या बोलना है। ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सवाल था भूदान के संदर्भ में? सर, हम लोग अभी सर भूदान से जो रिलेटेड जमीन है, भूदान से बहुत उलझे हुए हैं हम लोग आपस में। बिहार में बहुत सारे गांव में अभी ये भूदान का जमीन सर क्या है, भूदान क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत सारे आदमी हैं सर, इस पे सवाल आपसे कर रहे हैं और आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं कि भूदान पे थोड़ा हम लोग को जानकारी, विशेष जानकारी दीजिए सर। देखिए, भूदान के संदर्भ में
जानकारी तो लगभग सबको है ही, लेकिन जिस सवाल को आपने उठाया है उसे वैधानिक तरीके से लगता है कि आप जानने का प्रयास किया। इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार भूदान यज्ञ कमेटी एक संस्था है। इसे एक स्पेशल एक्ट के रूप में बिहार सरकार जो है मान्यता दी है, और हम जड़ में आना चाहेंगे कि ये भूदान क्या है, भूदान के लिए किसने प्रयास किया, क्यों किया, इसका अभी तक का रिजल्ट क्या आ रहा है, इस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि अपने देश के एक महानायक विनोबा भावे आचार्य जो इसके सबसे प्रमुख व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे, जिनके कारण ही यह भूदान जो है आपके बिहार में आज एक्ट के रूप में दिख रहा है, लोगों को इससे सुरक्षा संरक्षा मिल रही है। अब हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये विनोबा जी का जन्म वर्तमान के महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम है कोकण क्षेत्र के कोलाबा में हुई थी। इन्होंने अपने जीवन काल में कई शिक्षा 15/11/1812 विनोबा भावे जी का देहावसान 15 नवंबर 1982 को हो गया, और वे एक महान पुरुष थे। आंदोलन बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने चलाया, हर स्तर से देश की आज़ादी से। इनके बारे में अत्यधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूल रूप से यह सभी भूदान के संदर्भ में क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने नेतृत्व किया था, हालांकि साथ देने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं थी, हर स्तर से उन्हें सहयोग मिला था और वे इसमें सफल हुए। हम कहना चाहेंगे कि यह बिहार भूदान यज्ञ कानून जो है 1954 ईस्वी में ये बना, और इस कानून पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से सहमति 20 जून 1954 को मिली थी, और जब सहमति मिली तो ये तय हो गया कि अब यह भूदान यज्ञ जो है कमेटी लागू हो जाएगी, लागू होगी, बनेगी और जनता के हित में आएगी। तो इसको जो रूप दिया गया, जो कमेटी से इसको बनाने के लिए संबद्ध थे, तो कुल 25 धाराएं 1954 में जो एक्ट बना तो कुल 25 धाराएं इसमें दी गई, और जब राष्ट्रपति महोदय से ये सहमति प्राप्त हुई तो इसके बाद 21 जुलाई 1954 को यह गजट जो है प्रकाशित हुआ। अब प्रकाशित होने के बाद यह आपको 1955 में 11 नियमावली अलग से बनी जो इसी भूदान एक्ट से संबद्ध है, और यह नियमावली जो है वो 25वां जो एक्ट है उसके तहत बनाने का प्रावधान है। अब हम जानना चाहेंगे कि भूदान यज्ञ कमेटी के लिए इतना प्रयास आखिर हमारे आदरणीय महानायक, जिन्हें नमन करता हूँ, आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने प्रयास क्यों किया? तो वे गरीबी के उस दृश्य को देखा करते थे कि लोगों को बसने के लिए भी ज़मीन नहीं है, उपजाऊ ज़मीन कहाँ से अवेलेबल होगा, तो उसके लिए व्यवस्था की गई, और उन्होंने इसको लागू करने के लिए तत्कालीन सरकार जिसके शासन में हम लोग थे,
राजाओं महाराजाओं का भी पूरे देश पर टुकड़े टुकड़े में अधिकार था। उस समय जब यह एक्ट लागू हो गया, तो इस एक्ट में धारा आपको एक 10 है। धारा 10 के तहत जो है भूदान में जमीन दान देने का प्रोविजन किया गया है। अरे ये लड़के इसको लेके जाओ। धारा 10 के अंतर्गत भूदान में रैयत को दान देने के लिए अधिकृत किए जाने से संबंधित एक्ट को रोक दिया गया और धारा 10 के अंतर्गत जब यह एक्ट लागू हुआ और भारत के दयावान हृदय के विशाल लोगों ने जमीन दान देना शुरू किया, तो भूदान में आपको हम बता देना चाहेंगे जो आंकड़ा क्या है कि 6,48,593 एकड़ जमीन भूदान में रैयतों ने दान दिया। 6,48,593 एकड़ जमीन भूदान को दान में जो है मिला, भूदान जग कमेटी को। और इस प्राप्त दान की जमीन जिसे राजस्व अधिकारी के पास देखने परखने और सत्यता को जानकर इसे आदेशित और निर्देशित करने के लिए भेजा गया, जो सरकार के जिम्मे आया, उसमें 6,48,000 में से 3,46,494 एकड़ जमीन जो संपुष्ट हुई। बिहार सरकार के राजस्व अधिकारी द्वारा 6,48,000 एकड़ जमीन में से 3,46,000 एकड़ जमीन संपुष्ट कर दी कि यह जमीन बिल्कुल सही है, इसे गरीबों को दान में दिया जा सकता है, बांटा जा सकता है। इसके बाद 2,56,000 एकड़ जमीन 2018 ईस्वी तक इस राज्य में विभिन्न रैयतों को भूदान यज्ञ कमेटी की ओर से पर्चा के माध्यम से यह जमीन दान में दी गई। शेष जमीन अभी भी बाकी है, जिसमें कई तरहों की परेशानियां, असुविधा है। कई जमीन ऐसी है जिसका लगान निर्धारण नहीं है, कई जमीन ऐसी है जो स्वत से संबद्ध है, कई जमीन ऐसी है जिसे दान में नहीं दिया जाना चाहिए था, वो भी दे दिया गया है, जिस पर टाइटल छूट चल चुका था। तो ये सब तरह की विवाद जो है जमीन में है। लेकिन जितनी जमीन सरकार इस पर अभी अपनी आंकड़ा दे रही है, उस जमीन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेष जमीन जो बाकी है, उस जमीन को बांटने के लिए सरकार या भूदान जग कमेटी हमेशा तत्पर रहती है। अब आगे हम बताना चाहेंगे कि इस 25 धाराओं में धारा 1 से 7-8 तक भूदान जग कमेटी क्या है, भूदान जग कमेटी क्यों बना, इसको कैसे चलाया जाएगा, किस स्तर से चलाया जाएगा, तो इस पर हम जानकारी देना चाहेंगे कि धारा 4 है। ये धारा 4 के तहत भूदान यज्ञ कमेटी का गठन होता है और इसमें अधिक से अधिक 9 और कम से कम 4 सदस्य अध्यक्ष सहित की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और धारा 4 के तहत यह जब नियुक्ति होती है तो इसका कार्यकाल भी 4 वर्षों का ही लिमिट है। अध्यक्ष और उनके साथ जो सदस्य सरकार नियुक्त करती है वे उससे जुड़ते हैं। इस बीच में अगर किन्हीं की मृत्यु हो जाती है या किन्हीं को हटना पड़ता है या खुद त्यागपत्र देते हैं
या दिवालियापन के शिकार होते हैं, कोई गड़बड़ियाँ होती है और उससे जो रिक्ति होती है, तो उस रिक्ति को उतने बचे हुए कार्यकाल के लिए सरकार जो है किसी अन्य सफिशिएंट फिगर को उस जगह पर नियुक्त करती है और वो इस काम को देखते हैं। ये धारा 4 के अंतर्गत है। तो यह जो कमेटी है मूल रूप से उनके जिम्मे सरकार पूर्णतः निर्भर है। इन कमेटी के जहाँ तक हम लोग देखना चाहेंगे कि अभी राज्य में कुल 38 जिले हैं, तो कई कुव्यवस्थाओं पर चर्चा उठी, बात सरकार तक गई, तो लगभग प्रत्येक जिला मुख्यालय के समाहरणालय प्रांगण में ही जिला भूदान यज्ञ कमेटी का कार्यालय खोल दिया गया है, जहां आप कभी भी पहुंचकर अपनी बात, अपनी मांग और आपके साथ जो असुविधा है उसे दूर करने के लिए सवाल रख सकते हैं, आप जान सकते हैं। ये आपको प्रत्येक जिला मुख्यालय के समाहरणालय प्रांगण में राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक भूदान यज्ञ कार्यालय खुला हुआ है और वो संचालित है, जिस पर मूल रूप से जिला के कलेक्टर समाहर्ता का नियंत्रण रहता है, क्योंकि उनके परिसर में ही कार्यालय है। तो वहाँ से हम लोग अपनी समस्या का निदान करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि भूदान यज्ञ कमेटी 1954 में गठित होने के पहले जब एक्ट बना था 1954 में, तो उस एक्ट का हम लोग जब जिक्र करें तो 54 में एक्ट बनने के बाद जिन लोगों को, जिन रैयतों को स्वेच्छा से अपनी जमीन विनोबा जी के नेतृत्व में गरीबों के हित के लिए, जन समुदाय के हित के लिए दान में देना था, तो वो दान में देना शुरू किया। लेकिन इस एक्ट के बनने के पहले कुछ ये विवादित व्यवस्था फैली हुई है कि इस एक्ट के बनने के पहले भी कुछ ऐसी जमीन कई रैयतों द्वारा बंदोबस्त या दान में या स्वेच्छा से प्रदान कर दिया गया, तो वह अगर उसे 54 के बाद लिखित रूप से ये पुष्ट कर दिए, तो वह जमीन भी भूदान से संबद्ध हो गई, चाहे जिन्होंने दिया हो। ये एक विवादास्पद बात है कि जब 54 में एक्ट बना, तो एक्ट से पहले जो है जमीन कैसे दान में चला गया। अब है कि हमारे देश पर राजा महाराजाओं का क्षेत्राधिकार था, कई राजा थे। अभी यहाँ दरभंगा महाराज धीराज का यह कार्यक्षेत्र रहा था। यहाँ भी गैरमदरुआ खास, गैरमदरुआ आम, ये दो जमीन है जो 1902 ईस्वी के कैडेस्ट्रल खतियान, जो इस देश में पहला खतियान हम लोगों के यहाँ बना था। खतियान बनना 1890 ईस्वी से आरंभ हुआ और 1920 ईस्वी तक देश में अंतिम रूप से कैडेस्ट्रल खतियान को रूप दिया गया। इसमें 1902 ईस्वी में हम लोगों को खतियान जो है प्राप्त हुआ है। उस खतियान में गैरमदरुआ खास, गैरमदरुआ आम जमीन का जिक्र है। उसमें वकास्त खाते की जमीन का जिक्र है, जो नीलाम होके जमीन चली गई, जिसे फिर से छुड़ाया गया या नहीं तो नीलाम हो गई, किसी दूसरे ने आरओ के यहाँ से उसे जो है लिया, दरभंगा महाराज धीराज के हुक्मनामा से उनकी मांग राशि पूर्ति कर जो है वो प्राप्त किया। उसमें से भी बहुत ज़मीन ऐसी है जो खतियानी रैयत अभी भी दावा करते हैं कि मेरे खतियान की यह ज़मीन है, लेकिन उनके पूर्वजों को जो करना चाहिए था, रेंट देना चाहिए था, रेंट नहीं देने के कारण उनकी ज़मीन बकास्त खाते में नीलाम होकर चली गई। तो उनके जो वारिशान हैं उनको इसे गहराई में लेकर जाना चाहिए था कि यह ज़मीन छुड़ाई गई कि नहीं, बकास्त खाते में है, इसका ये बेलगान है कि लगान निर्धारित है, किसी को मिल गई है बंदोबस्ती से या नहीं मिली है, इसके जड़ में जाना होगा। खैर, ये तो दरभंगा में 2 कार्यालय है। एक कार्यालय तो राज्य सरकार स्तर से खोला गया है और एक दरभंगा महाराज
के नाम से एक अलग कम्प्लेक्स में कार्यालय खुला हुआ है, कागज़ मिलता है, मापदंड के तहत आप फाइल करेंगे तो आपको कागज़ मिलेगा, तो उससे तय होगा कि यह ज़मीन भूदान में गई हुई है या भूदान को प्राप्त है कि नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि एक वकील के रूप में कि अधिकांश यह विवादित मामला तब एक गड़बड़ रूप लेता है जब एक खाता खेसरा और चौहद्दी की जमीन का भूदान प्रमाण पत्र एक नहीं कई अन्य लोगों को भी मिल जाती है, और ये एक पर्चा की जगह 2, 3, 4 लोगों को पर्चा मिलना ये कभी वैध नहीं है। ये कोई निर्गत कर ही नहीं सकते हैं, या तो फर्जी पर्चा इशू कर लिया, कहीं से बनवा लिया, या उस भूदान में गई हुई ज़मीन की रकबा उस खेसरा की अत्यधिक होगी, तभी जो है उस खेसरा की कुल रकबा में से बची हुई रकबा उनको मिली होगी। लेकिन मैक्सिमम हम लोग देखते हैं कि एक ज़मीन की कई पर्चा लेके लोग घूमते हैं। उसका जो है अगर लगान निर्धारण नहीं है, रैयत नहीं दिए हैं, लगान निर्धारण नहीं है, तो लगान निर्धारण की प्रक्रिया होती है, और लगान निर्धारण की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बहुत कम दिखता है। जो इसमें प्रयासरत होते हैं कुछ बीच के लोग, लगान निर्धारण के लिए जब आवेदन डालते हैं तो उस आवेदन पर भार साधक अधिकारी को जिस गहराई में जाके देखना चाहिए कि यह ज़मीन बेलगान है, भूदान की है या नहीं है, या इनका अलग से कुछ व्यवस्था है, इसके जड़ में जाना जल्दी पसंद नहीं करते हैं। अब अभी जबकि 60 के दशक में बहुत लोगों को पर्चा मिला, लेकिन अभी भी वो रेंट फिक्सेशन के लिए कोरा पर्चा लेकर अंचल अधिकारी के यहाँ या भूमि सुधार समाहर्ता के यहाँ दाखिल करते हैं कि हमारे पूर्वज को यह जो है पर्चा मिली थी और हमने उसका लगान निर्धारण नहीं करा पाया, हमारा लगान निर्धारण कर दिया जाए, ज़मीन पर दखल है। इसमें से कुछ लोगों का दखल रहता भी है, अधिकांश लोगों का दखल नहीं भी रहता है। तो इसको गहराई में जाकर अधिकारी को, रेवेन्यू ऑफिसर को देखना चाहिए कि दरअसल अभिलेख जो उनके पास है, सरकार को, बिहार सरकार को जब सब कुछ मिला कागज, तो उनको अपने अभिलेख में देखना चाहिए था कि यह ज़मीन वास्तव में भूदान में है या नहीं, इसका लगान निर्धारण है या नहीं। तो इसमें थोड़ी सी चूक के कारण, उदासीनता के कारण, उतनी गंभीरता से नहीं लेने के कारण, जिस ज़मीन की जमाबंदी किसी रैयत के नाम से पहले से चल रही है, भूलवश या जिस भी कारण से कहिए, लगान निर्धारण उस ज़मीन की हो जाती है और एक भूदानी पर्चाधारी भी कहते हैं कि ये हमारे नाम से इसका लगान निर्धारण है, जमाबंदी कायम हो गई है। तो इस तरह का दोहरी जमाबंदी कुछ मतलब शिथिलता के कारण, कुछ अनदेखी के कारण, या इस पर गहराई से ध्यान नहीं देने के कारण ये गड़बड़ियाँ आ रही है। इस पर जो है राज्य सरकार को या भूदान जग कमेटी को, समाज सुधारक को, समझदार पढ़े लिखे इंसानों को, विद्वानों को देखना चाहिए कि इसमें क्या है। अगर आप रेंट फिक्सेशन करा भी लेते हैं, अब भूदान की वह ज़मीन नहीं है, तो आपको आज न कल उस ज़मीन के चलते परेशानी झेलनी ही होगी। और ये मामला जब सिविल सूट में जाएगा तो आप अगर इस धरती पर नहीं भी हैं, गुजर चुके हैं, तो आपके वारिसानों को भारी कठिनाई झेलना पड़ेगा। और इस तरह के विवादित भूमि के कारण कभी कभी मारपीट और बड़ी घटनाएं भी हो जाती है। तो इस पर राजस्व अधिकारियों को गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है, जो देने में शायद संकुचित करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी कहते हैं कि सर ज़मीन खारिज हो गया, रसीद कट रहा है, विक्रेता का जमाबंदी कम नहीं हुआ, सर ये क्या करें। तो अब ये भी इससे एक जुड़ा सवाल है। अगर ज़मीन दाखिल खारिज हो गई, जमाबंदी कायम हो गई, लगान रसीद
लेने लगे और जिस जमाबंदी से यह ज़मीन निकली उस जमाबंदी में ज़मीन जस का तस पड़ा हुआ है, तो यह भी एक बहुत बड़ा विवाद का कारण है। ये सरकार की उदासीनता है। सरकार के रेवेन्यू ऑफिसर को इस पर निश्चित रूप से दृष्टि डालना चाहिए। यथा कि आप देख सकते हैं संतोष जी कि 1954 में जब कोसी प्रोजेक्ट का नाम आपने सुना होगा कि कोसी प्रोजेक्ट का एक योजना तैयार हुआ था अपने देश में, और साधारण तौर पर पश्चिमी पूर्वी कोसी तटबंध लीजिए या निर्मली का रिंग बांध लीजिए, तो इसके बांध के निर्माण के पहले जमीन की जो मूल्यांकन की गई, रैयतों का पहचान किया गया और रैयतों को बुलाया गया, तो उन रैयतों को जितनी जमीन की जरूरत सरकार को थी उतनी जमीन अधिग्रहित कर ली। सरकार को अधिग्रहण करने से कोई रोक नहीं सकता है, तो सरकार अधिग्रहण कर ली और बदले में उस रैयत को तत्काल उस समय की स्वीकृत राशि जो है उनको भुगतान कर दिया गया और बदले में उन्होंने अपना लिख कर या अंगूठा लगाकर कि हमने इतनी राशि प्राप्त कर ली, बदले में यह जमीन सरकार अधिग्रहित कर ली है, ये जमीन सरकार की अब हो गई। तो अब इसमें तत्कालीन अधिकारी को चाहिए था कि जितनी जमीन सरकार कोसी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहण कर लिया उतनी जमीन उस रैयत के जमाबंदी से हम निकाल दें, या तो कोसी प्रोजेक्ट के नाम से जमाबंदी अलग कायम कर दें और नहीं तो उतनी जमीन कम से कम निकाल दें जो ये विवाद का कारण जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, जिसका नतीजा है कि आज वही रैयत के वारिशान जिनके घर में पुराना सर्वे का खतियान है, केवाला से प्राप्त ज़मीन है, उनका जमाबंदी अभी भी चल रहा है। वे सीधे साधे लोग जो नहीं उतना जानकार हैं उनको औने पौने दाम में अधिग्रहित ज़मीन का कुछ भाग रेंट रसीद दिखाकर, खतियान दिखाकर, विक्रय पत्र, दान पत्र, केवाला दिखाकर उनके हाथ से विक्रय कर देते हैं और रजिस्ट्रार साहब भी उससे रजिस्ट्री करते हैं, जो सरकार के बहुत ही प्रमुख एक अधिकारी होते हैं। जब खारिज दाखिल में जाता है तो अंचल अधिकारी भी इसका तहकीकात किए बगैर उसे खारिज दाखिल कर देते हैं। तो वैसे खरीदार जो अधिग्रहित जमीन को ही या तो भूलवश या जानबूझकर खरीदा, तो जमाबंदी उनकी होती है, चूंकि रिकमेंडेशन होता है राजस्व कर्मी से कि जमीन इनके दखल में है, जमीन ये खतियानी रैयत के पोता ने बेचा है, जमीन पर इनका हर तरह से निर्विवाद कब्जा है। तो अब इस सब टाइप का रिपोर्ट जाता है तो अंचल अधिकारी जी इसे जो है मोटेशन कर देते हैं, खारिज दाखिल होने के बाद जमाबंदी कायम हो जाती है और ये विवाद का कारण होता है। जब हम खरीदते हैं पैसा लगा के तो हम घर बनाते हैं, घर बनाते हैं तो सरकार हटती है, इस पर विवाद होता है, मामला सिविल कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी। जल संसाधन के अधिकारी भी शिथिल रहते हैं, उनको भी एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो भी एक्टिव नहीं होते हैं कि हमारी अधिग्रहित जमीन को कोई जोर जबरदस्ती अगर कैप्चर कर रहे हैं तो इस पर हमें निश्चित रूप से हटना चाहिए और प्रशासनिक अधिकारी के पास जो सक्षम अधिकारी हैं वहाँ दस्तक देना चाहिए कि इसे रोका जाए। लेकिन वो भी नहीं इस पर दृष्टि डालते हैं, जिसका अंदर का क्या कारण हो सकता है ये मैं तो नहीं व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन जानने वाले लोग जानेंगे कि आखिर किसी की संपत्ति कोई हड़प रहे हैं और देखने वाले चुपचाप देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, यह तो एक समझने का है। तो यही एक संतोष बाबू हमारा जवाब था कि दोहरी जमाबंदी जानबूझकर भी और अनजाने में भी लोगों के द्वारा करा लिए जाते हैं और करने वाले के द्वारा कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए प्रोविज़न है कि जमाबंदी कैंसिलेशन, जमाबंदी क्रिएशन, जमाबंदी करेक्शन, इस तीनों तरहों का केस समाहरणालय स्थित जिला के अपर समाहर्ता और कलेक्टर समाहर्ता के यहाँ यह शक्ति जो है व्यस्त है, वहाँ करिए
और वहाँ टूटेगा। एक जमीन की दो जमाबंदी नहीं चल सकती है। जो गलत है गलत है, सही है सही है। और जहाँ तक म्यूटेशन अगर होता है, नामांतरण जिसको कहते हैं, या सामान्य तौर पर दाखिल खारिज कहते हैं, तो दाखिल खारिज करके अगर जमाबंदी कायम हुआ है तो उसका सर्टिफाइड कॉपी लीजिए और सक्षम कोर्ट में जाइए, LRDC के यहाँ अपील करिए कि यह जमाबंदी हमको पहले से चल रही है, म्यूटेशन पहले है, यह केवाला पहले का है और ये कल खरीदा और इनको भी कर दिया गया, दखल भी उनका नहीं है। तो इसी केस को देखने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता का पदस्थापन होता है और इस अधिकारी के द्वारा CO जो उनके अंदर के निम्न अधिकारी हैं, उनसे नीचे के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो गलती हो गई रहती है तो उस गलती को सुधारने के लिए ही भूमि सुधार उप समाहर्ता का पदस्थापन होता है। और वो अपना डायरेक्शन दाखिल खारिज अपील होने पर सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद, अंचल से अभिलेख को समझ लेने के बाद अपना आदेश पारित करते हैं। गलत होता है तो तोड़ दिया जाता है, फिर से उसका जो है जहाँ की जमीन है वहाँ जाती है, या जिनका उसमें बनता है उनके लिए अगर वैधानिक प्रक्रिया से आवेदन जाएगा तो उनको बनता है, मिलता है। यही प्रोविजन है। तो ये चल रहा है हम लोगों के बीच, हम लोगों को भी कंसेस होना चाहिए। अब हम लोग इस पर बहुत समय दे दिए। अब हम लोग ये कहेंगे कि दाता, धारा 10 के तहत जो दाता हैं भूदान के, उनका अधिकार, यह दाता जब जमीन दे दिया भूदान को दान में और भूदान उस जमीन को या सरकार उस जमीन की बंदोबस्ती या किसी को पर्चा के माध्यम से नहीं दे पाए और उस पर वही काबिज रह रहे हैं जो दाता हैं, तो उस दाता को रेंट देना होगा और उस दाता को निश्चित रूप से उस रेंट को देने में कभी कोई कोताही नहीं होगी। चाहे एक्ट 54 में बना और उससे पहले का भी हो तो उस पर भी ये लागू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसमें भूदान का प्रमाण पत्र किन को, तो भूमिहीन को दिया जाएगा, जिनको भूमि नहीं है बसने के लिए या जीविकोपार्जन के लिए, तो उनके लिए ये आचार्य विनोबा भावे और देश के महान हस्तियों ने उस समय इस पर बहुत मंथना कर इस एक्ट को रूप दिलाने में काम किया था कि इस जमीन के हकदार असली आखिर हो कौन सकते हैं, किन को मिलना चाहिए। तो देश की जो स्थिति थी, राज्य की जो स्थिति थी, इस सब को देखते हुए महामानवों ने निर्णय लिया और बहुत अच्छा निर्णय लिया। अब हम लोग आते हैं कि भूदान का प्रमाण पत्र अगर मिला, भूदान का दाखिल खारिज के बाद उनकी जमाबंदी भी हो गई, तो धारा 14A है। इसके बाद अधिनियम बनने के पहले जो RO के यहाँ 54 में बना, आपको एक्ट 55 में बना अधिनियम, और उसके पहले की भी ज़मीन है तो RO रेवेन्यू ऑफिसर के पास गया और वहाँ जब ये साफ सुथरा हो गया कि नहीं ये ज़मीन इसकी है और उसको पर्चा भी मिला है, सब तरह से है, तो वो जो है अपने हक के लिए अगर कोई दबंग व्यक्ति उसे बेदखल करते हैं तो उसको दखल दिलाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी को अधिकार प्राप्त है। हमको अपने पर्चा के एवज में जाना पड़ेगा, सबूत के साथ दस्तक देना होगा भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ, अंचल अधिकारी के यहाँ हम अपना फाइल करेंगे और उसकी सत्यता की जांच रेवेन्यू ऑफिसर करेंगे। अगर यह सही निकला ये भूदान की ज़मीन है तो अवैध रूप से जो कब्जा किए हुए हैं उनको उस पर से बेदखल करने का जो प्रोविज़न है उसके तहत कार्रवाई की जाती है और रेवेन्यू ऑफिसर करते हैं। उसमें चाहे बल का प्रयोग करना पड़े या दंडाधिकारी का प्रतिनियुक्ति करना पड़े या वैसे समाज में बैठकर हो जाए, लेकिन उनको असली को उस जगह पर स्थापित करा दिया जाता है। अब है धारा 22 है अवैध कब्जाधारी जो हैं, अवैध कब्जाधारी उनको बेदखल करना। तो अवैध कब्जाधारी को बेदखल करने के लिए राजस्व अधिकारी में मुख्य तौर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता आते हैं। भूमि सुधार उप समाहर्ता को भास्ट पावर दिया गया है धारा 22 में, धारा 22A में, जो उसमें वो कार्रवाई करेंगे कि अवैध रूप से
इन्होंने इस ज़मीन को कैप्चर किया, इनकी पर्चा गलत है या पर्चा किसी और को है, ये दूसरा पर्चा बना लिया या नहीं है, जबरन इस पर कैप्चर कर लिए। तो इस सब के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता को इस सेक्शन में वास्ट पावर है कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और बिहार भूदान जज कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी पर्चा कैंसिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर इज ऑल इन ऑल, उनको ये पावर वेस्ट है कि रेवेन्यू ऑफिसर इस पर अंतिम निर्णय लेंगे कि क्या होना है। बिहार भूदान जज कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो कमेटी है, नो डाउट, ताकत है, शक्ति है, लेकिन सरकार कुछ इस तरह से एक्ट में सवाल क्रिएशन किया है कि सरकार अपने हाथ से रेवेन्यू ऑफिसर को पूर्ण शक्ति देके दूध का दूध पानी का पानी क्लियर करने के लिए शक्ति प्रदान किया है भूदान एक्ट में, और वो लागू है। अब हम लोग इस पर देखेंगे कि एक धारा आपको 22A है बेदखली का। तो बेदखली में धारा 22A भी है एक, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो धारा 22 का ही एक रूप है आपको 22A। तो 22A में ये प्रोविज़न है कि अवैध रूप से कब्जाधारी जिनको पर्चा साफ नहीं है, आप 22 में अगर फर्जी पर्चा है वैसे दखल कर लिया है, तो 22A और 22 में अंतर है। इस पर भी कार्रवाई करने का पूरा क्षेत्राधिकार जो है राजस्व अधिकारी के पास दिया गया है। वो इसकी सत्यता की जांच स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मी से कराएंगे, और उनको लगता है कि यह गलत है तो वह वैधानिक प्रक्रिया कर उसे जो है उसे हटा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो रंग की बात नहीं है, किसी तरह की असुविधा नहीं है। धारा 25 इसमें नियमावली है, इसमें नियम बनाने की भूदान एक्ट में है शक्ति। धारा 25 में नियम कुछ बनते रहते हैं, संशोधन नियमावली में संशोधन होता रहता है। लेकिन इस तमाम भूदान का जो स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट है भूदान के लिए, स्पेशल अलग से एक्ट बना है ये 1954 में, विशेष एक्ट। इस एक्ट में भी कानून को रूप दिया गया है। जैसे इस देश में जब आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ईस्वी में बना था, उस समय इस सिविल प्रक्रिया संहिता में 158 धाराएं दी गई थी और कुल 51 आदेश है। तो इस CPC सिविल प्रक्रिया संहिता भी इस एक्ट में किसी किसी पॉइंट पर अधिकारी के लिए एक समझने और इस पर मंथन करने की जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि आखिर सिविल प्रक्रिया संहिता क्या कहता है और इसमें हमको करना क्या है। लेकिन भूदान स्पेशल एक्ट है, इस पर राजस्व अधिकारी का सर्वाधिकार है, पूर्ण अधिकार है। वो जो देखेंगे, सच्चाई लगेगा, वो करेंगे। बावजूद इसके CPC ही एक ऐसी कानूनी किताब है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से और अंचल अधिकारी तक इसका मान्यता है। इस पर लोग गौर तलब करते हैं, इसके जड़ में जाते हैं। CPC का महत्ता हर क्षेत्र में, केवल दीवानी ही नहीं, फौजदारी बाद में भी है, हर तरह से है। CPC की ये मान्यता है। अब हम लोग एक बिहार राज्य जब पश्चिम बंगाल से कट के बनी तो 1950 ईस्वी में बिहार भूमि सुधार अधिनियम बना था। 1950 में जब अधिनियम बना था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तो इस भूमि सुधार अधिनियम का भी इस भूदान एक्ट से संबद्धता है। इस भूमि सुधार अधिनियम में भूदान एक्ट को संबद्ध किया गया है ताकि भूमि से संबंधित कागजातों में अगर कोई गड़बड़ियां हुई है या कुछ सुधर गया है या उससे नहीं सुधारा गया है, तो इसके लिए इसी एक्ट के तहत जो है सरकार रेवेन्यू ऑफिसर से
इस पर अपना कार्रवाई करवाते हैं। वैसे सर्वोपरि सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में तो सब कुछ क्लियर कट हो जाता है। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं सुपौल से, और सुपौल संवाद भी हम लोगों से जुड़ गए। सर हमारे अरुण डेढ़गढ़वे सर जो सेवानिवृत्त एक प्रतिष्ठित IAS अधिकारी रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, उनका यह कार्य क्षेत्र रहा है। उनके अंतर्गत भी हमने बहुत कुछ समझने जानने का काम किया। बहुत ही अच्छे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अरुण डेढ़गढ़वे सर को मैं प्रणाम करता हूँ और ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि हे ईश्वर इनकी आयु और अधिक लंबी दे, ताकि ऐसे महापुरुष का रहना जरूरी है जिनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं। सर को मैं प्रणाम करता हूँ। गिरधारी प्रसाद जी निर्मली एडवोकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, अभी वरिष्ठ अधिवक्ता में हैं गिरधारी जी, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। गिरधारी बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें शरीक हुए। कुछ अगर हमारे लिए सेवा है तो बोला जाए, हम अपने स्तर से उस पर जो जानकारी है हम बताएंगे। सुरेंद्र सिंह जी हम लोगों के साथ जुड़ गए। बहुत ही सामाजिक विचारधारा के विचारवान व्यक्ति में से एक है निर्मली में, और इनका संस्कार सामाजिक उत्थान के लिए समाज सुधारक के रूप में, विचारक के रूप में हमें समझने, देखने और बुझने का मौका मिला है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये भी हम लोगों से जुड़ गए हैं। इधर आपको डॉक्टर संजय कुमार निराला जी भी हम लोगों से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जी हमारे लिए जो सेवा हो बोलिएगा, मैं भरसक कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल का जवाब हम दे सकें जितनी मेरी जानकारी में है। और इस भूदान के मामले पर हम लोग अत्यधिक अब वक्त बर्बाद करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे वैसे महानुभाव को जिन्होंने भूदान प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उसका विधिवत रूप सरकारी अभिलेख में नहीं दिला पाए और स्वर्ग सिधार गए, तो उनके वारिसानों को उस प्रमाण पत्र के साथ उसे सरकार के घर से टैग कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए। और वैसे महानुभाव से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने एन केन प्रकारेण कहीं से भूदान का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हों, तो वो सरकारी मुलाजिमों को, सरकारी कर्मियों को, आम आवाम को बेवजह किसी तरह की असुविधा में नहीं डालें, तो वो सबसे बेहतर होगा। अगर देश में बहुत अधिक केस है तो उसमें सबसे अत्यधिक केस जमीनी विवाद का है, और जमीनी विवाद का सृजन हम सूझबूझ के साथ कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, अपने सबूतों को नहीं देखते हैं, अपने सबूतों के संदर्भ में जानकार से राय मशविरा नहीं करते हैं और किसी के कहने पर हम उलझ जाते हैं, तो यह भी एक केस का बहुत बड़ा कारण है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ये चाहत रहती है कि मुकदमा चलते रहे, लोग लड़ते रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सच्ची जानकारी गांव में बैठे बैठे भी दे देते हैं। कई ऐसे भी जो दस्तखत करना तक नहीं जानते हैं, अंगूठा छाप देते हैं, उनमें भी ज्ञान है और उनका ज्ञान बहुत लोगों को काम देता है और उनके ज्ञान से कई लोग उभरते हैं। बहुत विद्वान भी हैं जो सही दिशा नहीं देके दिशा बदल देते हैं, जिसका खामियाजा उनको तो बाद में, लेकिन अन्य लोगों को पहले भुगतना पड़ता है। तो हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रत्येक रविवार को हम कुछ न कुछ लेके आपके बीच आते रहेंगे। हमारा YouTube पर चैनल है, नाम है सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ, और फेसबुक पर भी हम लाइव आएंगे सीधी बात एडवोकेट रामलखन प्रसाद के साथ। ये मेरा पर्सनल अपना एडवोकेट रामलखन प्रसाद का फेसबुक अकाउंट है। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक लाइक
करते, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमें निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता और हम अत्यधिक मेहनत कर कुछ न कुछ समय निकाल कर आपके बीच आपसे जुड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ स्लिप हुआ हो तो इससे क्षमा करेंगे। अगर कुछ जानना हो तो मेरे इस अकाउंट पर जब भी जो लिखना चाहेंगे जानकारी के मुताबिक हम आपको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत समय आपने दिया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ।